कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? जी, ठीक है। ठीक है खुशनसीबा। अच्छा, अब आज हमारा टॉपिक जो है वही पुराने वाला होगा, अबॉर्शन। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके साथ ही हमने जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करा देंगे। आज हमारा मेरा आपके साथ लेक्चर जो है वो 2 आवर्स का है, ठीक है? तो अभी से लेके 5 बजे तक हम साथ हैं। तो आपने जो है वो मैं आपको दरमियान में ब्रेक भी दूँगी, परेशान नहीं होना कि हम पढ़-पढ़ के थक गए हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स भी करूँगी। लेकिन हम इसके साथ-साथ अपने लेक्चर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक हो गया? अभी आप ऐसा करो खुशनसीबा, ग्रुप में सबको मैसेज करो कि जल्दी से सब लोग प्रेजेंट हो जाएं, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं ताकि फिर हम लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट कर लें, ठीक है? ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
एक तो हमारा टॉपिक था अबॉर्शन का, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसी की आज हम एक तो रिवीजन भी करेंगे और दूसरा ये कि जो प्रीवियस वाला है उसको हम जो है वो सबसे पहले एंड कर लें। मैं आपको एक दफ़ा ऑर्गेनोग्राम दोबारा से बता दूँ, ठीक है? बेसिक हमने 2 टाइप्स देखी थी अबॉर्शन की। आप बेसिक हमने 2 टाइप्स देखी थी अबॉर्शन की, स्पॉन्टेनियस थी और हमने बेसिक 2 टाइप्स देखी थी अबॉर्शन की, एक स्पॉन्टेनियस थी और एक इंड्यूस्ड थी, ठीक है? अच्छा, जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है उसको वो अभी हमने कंटिन्यू करना है, स्पॉन्टेनियस हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है? तो अब हम इसका ऑर्गेनोग्राम देख लेते हैं। अबॉर्शन जो है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक इंड्यूस्ड है। स्पॉन्टेनियस की भी आगे से आवाज़ ठीक आ रही सबको? स्पॉन्टेनियस की भी आगे से फर्दर टाइप्स थी और इंड्यूस्ड की भी आगे से फर्दर टाइप्स थी। स्पॉन्टेनियस की जो टाइप्स हैं उसमें एक है थ्रेटन अबॉर्शन, ठीक है? स्पॉन्टेनियस के फ़ौरन बाद एक थ्रेटन होता है। थ्रेटन का मैंने आपको बता दिया था कि उसमें थ्रेट होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन ओस जो है वो क्लोज़ होती है, ठीक है? और लेकिन उसमें बेबी जो है वो स्टिल जो है वो इंटैक्ट होता है, अभी अबॉर्ट नहीं होता, ठीक है? दूसरा, थ्रेटन्ड की आगे से सब टाइप्स 2 हैं, एक है मिस्ड अबॉर्शन और एक है इनएविटेबल। जो मिस्ड है मिस्ड है उसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं, उसी की सब कैटेगरी है, ब्लड मॉल है और कार्नियस मॉल है। अब थ्रेटन्ड की जो सेकंड है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल की आगे से 2 टाइप्स है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट है। तो क्या है कि थ्रेटन की इनएविटेबल थी, इनएविटेबल की आगे से 2 टाइप्स थी, कंप्लीट थी और इनकम्प्लीट थी। और जो इनकम्प्लीट है उसकी आगे से एक और टाइप है जिसे हैप्चुअल अबॉर्शन कहते हैं, ठीक हो गया? अब जो मिस्ड अबॉर्शन है उसकी मिस्ड अबॉर्शन का क्या है कि ब्लड मॉल है और कार्नियस मॉल है, ठीक है? तो इसके बाद आ जाता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड की थेराप्यूटिक है और साथ में क्रिमिनल अबॉर्शन है और साथ में सेप्टिक अबॉर्शन है। ये इनकी टाइप्स हैं। हमने इन्हें सबको डिटेल में देखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको वैसे ही रिवीजन करवा देती हूँ कि स्पॉन्टेनियस है जो कि खुदा खुद हो जाता है, ठीक है? अब स्पॉन्टेनियस में आगे से थ्रेटन अबॉर्शन था। थ्रेटन का मैंने आपको बताया कि जिसमें जो है ना पेशेंट जो है वो थ्रेट पे रहता है कि ये कभी भी जो है वो अबॉर्ट हो सकता है, ब्लीडिंग हो रही है, इसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत है और ये है वो है, इस तरह की ट्रीटमेंट करवाई जाती है। थ्रेटन के बाद जो है ना 2 आगे से टाइप्स बन गई थी, इनएविटेबल और मिस्ड। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि बेबी जो है वो डेड हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो एक्सपेल नहीं होता, प्लसेंटा प्लस मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती हैं। मिस्ड हो गया। मिस्ड के बाद क्या हुआ कि वो जो मिस्ड वाली कंडीशन थी ना, उसी के आसपास जो है ना ब्लड का एक क्लॉट आ गया है, ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट है, उसने कवर कर लिया। तो वो जो ब्लड ने उस डेड बेबी को कवर कर लिया, उसे ब्लड मॉल कहते हैं, ठीक है? और वो जो कार्नियस मॉल में क्या है कि वो जो उसको क्लॉट को कवर किया हुआ था, उसी की ही आगे से ब्लड क्लॉट को जो कवर किया हुआ था, उसी की आगे से टाइप्स जो है वो फर्दर टाइप जो है वो कार्नियस मॉल है, ठीक है? इनएविटेबल था। इनएविटेबल में कंप्लीट था और इनकम्प्लीट था। कंप्लीट में क्या था कि जिसमें बेबी प्लस मेम्ब्रेन्स और प्लस प्लेसेंटा जो है वो आउट हो जाए, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या था कि बेबी जो है वो आउट हो जाता है, लेकिन बेबी एक्सपेल होता है सिर्फ, लेकिन उसके अंदर उसके साथ जो है वो ना तो मेम्ब्रेन्स आउट होती हैं और ना ही प्लेसेंटा होता है, ठीक है? और हैप्चुअल अबॉर्शन क्या था कि जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो कंटिन्यू यूट्रस जो है वो एक्सपेल कर देती है बेबी को, वो हैप्चुअल अबॉर्शन है, ठीक है? अब हम देखेंगे इंड्यूस्ड। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये एनाटमी आपको पता है, डूम है, बॉडी है, एंडोमेट्रियम है, सर्विक्स है, ओवरीज है, इस्दमस है, ठीक है? थ्रेटन हमने देखा था, उसके साइंस एंड सिम्टम्स है, ब्लीडिंग है, स्लाइट एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, इंटरनल ओस क्लोज होगी, ठीक है? और वायबल फीटस होगा। इसकी क्या है, इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि रीअश्योर करेंगे, पेशेंट को रेस्ट देंगे फ्यू डेज़ के लिए और प्रोजेस्टेरोन देंगे, फॉलिक एसिड देंगे और इस तरह से टेस्ट वगैरह उसके होंगे, ठीक है?
और मिस्ड अबॉर्शन में हमने पढ़ा था कि मिस्ड में उसके साइंस क्या हैं कि इसमें डिसअपियर हो गए, साइंस ऑफ फीटस, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपियर हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड जो है वो शो करेगा नो साइन ऑफ लाइफ को, ठीक है। और इसी तरह ब्लड मोल था, इसके साइंस में क्या था कि बिफोर 12 वीक्स हो जाएगा, ब्राउनिश डिस्चार्ज होगा, साइंस जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे, क्रैम्पिंग होगी, लोअर एब्डोमिनल मैनेजमेंट में क्या है, ऑक्सीटोसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, अगर 12 वीक से ज़्यादा का है तो उसको डिलीवर करेंगे, अगर कम का है तो उसको ऑक्सीटोसिन दे के उसको डिलीवर करवा देंगे। कार्नी स्मॉल में क्या था कि इसमें जो फ्लूइड जो है वो भी ड्रेन हो जाएगा, ब्लड मोल के अंदर से फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा, फ्लैशी फॉर्म और हार्ड मैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनएविटेबल हमने क्या देखा था कि अब हम देखेंगे इनएविटेबल। इनएविटेबल की भी आगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो टाइप्स थी, ठीक है। इंड्यूस्ड क्या है? आगे वहाँ पेन नहीं है मेरे पास, मिल सकता? अच्छा, ठीक है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन आज हम देखेंगे। इंड्यूस्ड क्या है? दिस इज डेलिबरेटली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इंड्यूस्ड में, जिसमें आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि खुद से इंड्यूस करवा के जो है वो अबॉर्ट करवाया जा रहा है। ये क्या है? ये डेलिबरेट टर्मिनेशन है, सोच समझ के की गई है, पर्पसफुली की गई है, ठीक है। इसमें टर्मिनेशन किस लिए? फॉर वेरियस रीजन है, सच एज थ्रेट टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वेमेन है, ठीक है, कि माँ को कोई इशू है और वो थ्रेट पे है कि वो उसको प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा फॉर सोशल रीज़न, या किसी सोशल रीज़न की वजह से, ठीक है, जैसे कि इलीगल टाइप का कुछ इशू होता है तब। और इट कैन बी थेराप्यूटिक और क्रिमिनल अबॉर्शन, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। क्रिमिनल किस सिचुएशन में आ गई? जब सोशल रीज़न होगी, और थेराप्यूटिक किस रीज़न में आ गई? कब आ गई थेराप्यूटिक? जब मदर को जो है वो किसी किस्म का लाइफ का थ्रेट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वो देख लो, क्या नाम लेते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो हैं हमारे, जैसे कि मदर को, अगर मदर हार्ट डिजीज़ की है या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें मदर को जो है वो क्लैक्सिन वगैरह, या जो है हमने ब्लड को थिन, हार्ट पेशेंट है और ब्लड को थिन करने के लिए मेडिसिन देनी है, तो उसमें क्या होगा कि ब्लड अगर नहीं थिन किया जाता, एंटीकोगुलेंट्स अगर नहीं दिए जाते, तो मदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको क्लॉट्स होने के चांसेस, और क्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मदर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिलीवर करना, बेबी को डिलीवर करना इम्पोर्टेंट है, या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हाँ, हार्ट पेशेंट है तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमने उस टाइम में जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना ज़रूरी है। अब जैसे एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है कि स्पेशली अगर लिम्स का हो, तो अगर मदर मूव नहीं करती, पेशेंट अगर लिम्स को मूव नहीं करता, तो क्लोट होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इस वजह से उसको क्लैक्सिन देते हैं या हेपरिन पे रखते हैं। तो इसी तरह हार्ट पेशेंट्स है तो फिर उनको करवाना पड़ता है। तो दूसरा, मैंने ऐसा भी देखा है कि एएसडी या वीएसडी के पेशेंट्स थे और उनको मदर जब सिक हुई है, या फिर ये कह लो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ आई है, तो उसको जब एसके लगाना पड़ा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाना पड़ा है, तो हमें फिर बेबी को डिलीवर करवाना पड़ा 6 to 7 मंथ्स पे। उस पर अगर वो सर्वाइव कर गया तो ठीक है, ना किया तो ना सही। तो उसके लिए निश्तर से टीम आई थी और उन्होंने बेबी को डिलीवर करवाया था। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। और क्रिमिनल में आपको पता है कि जो इलीगल सिचुएशंस होती हैं, अनमेरिड होते हैं और या फिर नहीं चाह रहे होते बेबीज़ के हम बेबी कंटिन्यू करें, तो वो उसको फिर वो जो है वो इलीगल वे से उसको डिलीवर करवाने की कोशिश करते हैं, अबॉर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें बेबी डेड भी हो सकता है और अलाइव भी। थेराप्यूटिक क्या है? डन बाय द क्वालिफाइड ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स ये करते हैं फॉर अ वैलिड मेडिकल रीजन, किसी वैलिड मेडिकल रीजन की वजह से किया जाता है। द प्रोसीजर मस्ट बी परफॉर्म्ड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द मदर्स लाइफ एंड हर टोटल वेलबींग, ठीक है। ये वाला जो जो थेराप्यूटिक होता है, ये क्वालिफाइड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ करता है, और बहुत वैलिड रीज़न होती है तो तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और इसके लिए उन्होंने बताया है कि क्या है कि ये सिर्फ ये करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मदर की लाइफ है,
ठीक है, मदर की लाइफ के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है और मदर की वेलबींग, टोटल मदर की वेलबींग के लिए होता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया की मूवीज में अक्सर ये सीन होता है कि वो कहते हैं, पूछते हैं बाहर आके माँ को बचाना है या बच्चे को, तो जो बड़े ही संग दिल होते हैं वो कह देते हैं हमने माँ को, हमने बच्चे को बचाना है, माँ मरती है तो मर जाए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है इट इज़ कैरिड आउट इन अ हॉस्पिटल वेयर हैमरेज कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड एंड रिससिटेटिव फैसिलिटीज एट हैंड। ठीक है, क्या है कि ये ज़्यादातर जो है वो ऐसे सेटअप्स में किया जाता है जहाँ पे अगर हैमरेज हो भी जाता है तो इफेक्टिवली उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, प्लस उसके लिए जो है ऐसी फैसिलिटीज़ भी इन हैंड होती हैं कि अगर हमें रिससिटेट दोनों को करना भी पड़ जाए तो हमें ईजी हो, यानी कि हमारे पास नर्सरी भी हो प्लस हमारे पास रिससिटेशन वाली टीम भी हो जो कि सीपीआर करके और जो है वो सारा जो है वो लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करके मदर को और बेबी प्लस दोनों को बचा सके। ठीक है, एंड वेयर एसेप्टिक मेजर्स आर ऑलवेज टेकन, और ऐसी जगह पे ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं जहाँ पे फुली एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है द कंसर्न ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पेशेंट एंड हर हस्बैंड और गार्डियन इफ लेस देन 18 इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, मतलब इसका ये है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें अगर कोई प्रोसीजर हॉस्पिटल में किया जाता है, जैसे कि पेशेंट हमारे पास हार्ट पेशेंट आई है, या जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक केस हुआ था, ठीक है, आयशा को पता होगा शायद इस बारे में, एमआईसी की मुल्तान कार्डियोलॉजी की बात है कि जब वहाँ पे ये केस हुआ था, ये सिचुएशन हुई थी, तो उसके लिए ये किया गया था कि हमारा पूरा मेडिकल का बोर्ड बैठा था और एक प्रॉपर तरीके से एक लीगली उसकी कंसर्ट ली गई थी, गार्डियन था, हस्बैंड था और प्लस एएमडी और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यानी कि एमएस है, एएमएस है, ये लोग इन्वॉल्व थे, इन्होंने साइन किए थे और फिर जाके वो बेबी जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करवाई गई थी, वो बेबी डिलीवर करवाया गया था। इससे ये हो सकता है कि लोग जो है वो केस कर सकते हैं कि जो है वो हमारी बगैर परमिशन के ये स्टेप लिया गया और हमारा बेबी जो है वो इसकी वजह से एक्सपायर हो गया। दूसरा स्पेशली ये तब होगा कि अगर हस्बैंड या गार्डियन अवेलेबल नहीं है या बेबी या जो भी पेशेंट है वो लेस देन 18 ईयर्स है, 16 टू 17 ईयर्स का की फीमेल है जिसका ये केस है, तो तब भी हमें एक प्रॉपर टीम बिठानी पड़ती है इसके लिए और वो हॉस्पिटल का बोर्ड बैठता है। ठीक है, प्रोसीजर जो है वो यूज़ होता है थेराप्यूटिक अबॉर्शन के लिए, इसमें वैक्यूम एस्पिरेशन की जाती है। आवाज़ आ रही सबको ठीक? इसमें जो प्रोसीजर है थेराप्यूटिक के लिए उसमें इसमें वैक्यूम एस्पिरेशन की जाती है। ठीक है, इसमें यूट्रस जो है वो वैक्यूम की जाती है, सिरिंज के साथ की जाती है थ्रू अ डायलेटर। ठीक है, डायलेटेड सर्विक्स टू रिमूव कंसेप्टस। इसमें यह करते हैं कि डायलेटेड ऑलरेडी जो डायलेटेड सर्विक्स होती है उसमें से वैक्यूम जो है वो कर लिया जाता है कंसेप्टस को, यानी कि कंसेप्शन को, प्लसेंटा को प्लस एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज है उनको ड्रेन कर लिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन। ठीक है, डेलिटेशन एंड एवैक्यूएशन यानी कि डी एंड डी, ये क्या है, रिमूवल ऑफ फीटस है। ठीक है, कंसेप्टस और प्लसेंटा है बाय सक्शन क्यूरेटेज थ्रू आर डायलेटेड सर्विक्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन या सेलाइन इसमें एडमिनिस्टर की जाती है। डायलेशन और क्यूरेटेज यानी कि डीएनसी, क्रैम्पिंग फीटस है, कंसेप्टस है और प्लसेंटा यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आ क्यूरेटेज, इसमें क्यूरेट किया जाता है थ्रू आर डायलेटेड सर्विक्स। ठीक है, यानी कि ये हम डी एंड ई की डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन की बात कर रहे हैं या डी एंड सी की बात कर रहे हैं, डायलिटेशन और क्यूरेटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि बेबी जो है उसको एक्सपेल कर लिया जाता है, उसको सक करके बाहर निकाल लिया जाता है सिरिंज के साथ या फिर जो है वो किसी वैक्यूम के साथ। अच्छा, इसके अलावा क्या है,
थेराप्यूटिक अबॉर्शन के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। इसमें वैक्यूम एस्पिरेशन की जाती है, दूसरा डी एंड ई करते हैं और डी एंड सी करते हैं। दोनों में आपको पता है कि इसमें फीटस को, प्लेसेंटा को प्लस मेम्ब्रेन्स को रिमूव करना होता है। तो इसके लिए सक्शन करते हैं, क्यूरेटेज करते हैं और सक्शन कर लेते हैं, डायलेट करते हैं सर्विक्स को, जो है वो सेलाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सेलाइन दे के जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। इसी तरह डी एंड सी में भी इसी तरह ही है। क्रैम्पिंग फीटस है, कंसेप्टस और प्लेसेंटा है। यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, इसमें बेबी जो है उसको क्यूरेट करते हैं। वो अंदर ही होता है, लेकिन क्यूरेट के साथ उसको जो है वो क्रैम्प करके उसको पीसीज में करके जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, प्लस प्लेसेंटा को, ठीक है। और रिमूव जो है वो डायलेटरी सर्विक्स से करते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन क्या है? दिस इज एन अबॉर्शन विच इज इलीगली प्रोसीजर प्रोक्योर्ड, इसको किया जाता है इलीगली, ठीक है। इट मे बी परफॉर्म्ड बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन भी इसको कर सकता है अंडर अनहाइजेनिक कंडीशन, या इसके अलावा यूटिलाइजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, जिसमें वैरायटी ऑफ मेथड भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो कि जितने भी क्रिमिनल होते हैं वही सेप्टिक होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो भी क्रिमिनल होगा वही सेप्टिक होगा, इसलिए कि इसके लिए अनहाइजीनिक मेथड भी यूज़ किए जाते हैं और लोकल जगहों पे और गलत मलत जगहों पे इनका जो है परफॉर्म किए जाते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने क्या कहा है कि ये अनक्वालिफाइड पर्सन भी कर सकता है, अंडर हाइजीन अनहाइजीनिक कंडीशन में भी करते हैं, यूटिलाइजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद दिस अबॉर्शन इज पनिशेबल बाय लॉ इन ज़ैम्बिया, ज़ैम्बिया में और पाकिस्तान में, दोनों में जो है। हाँ, तो क्या है कि लोग जो है वो पाकिस्तान में और ज़ैम्बिया में जो है इसको जो है वो किया जाता है, क्या कहते हैं कि इसको पनिशेबल माना जाता है बाय लॉ, और इस पे इस तरह के केसेस में जो है वो पनिश किया जाता है। इसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सेप्सिस, यूट्राइन परफोरेशन, सर्वाइकल लेसरेशन, हैमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर, शॉक और डेथ हो सकती है, प्लस इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी कैसे होगी कि जब अगर ऑर्गन ही डैमेज हो जाएंगे तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब मदर जो है, अगर पेशेंट जो है अगर उसे गलत मेडिसिन दी जा रही है, अगर जो है वो प्रॉपर उसको मेडिकेशन नहीं दी गई और उसका रिएक्शन हो गया है, तो रीनल फेलियर में जा सकता है, जो एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ किया। प्लस जो है वो किडनी डैमेज भी कर सकते हैं। यूट्राइन परफोरेशन, अगर गलत मलत इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए और रॉन्ग प्रैक्टिस यूज़ की गई तो सर्वाइकल लेसरेशन भी हो सकती है, हेमरेज भी हो सकता है अगर ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो तो। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है कि दिस अबॉर्शन कैन फॉलो इनकम्प्लीट अबॉर्शन बट इज़ मोर ऑफन एसोसिएटेड विद अ क्रिमिनल अबॉर्शन। अबॉर्शन जो है वो जो सेप्टिक अबॉर्शन है ये ज़्यादातर जो है वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन की वजह से होता है। सेप्टिक जब कंप्लीट नहीं हुआ और ब्लीड करता जा रहा है तो वो सेप्टिक हो गया, उसने इन्फेक्शन ले लिया। बट इट इज़ मोर ऑफन एसोसिएटेड विद अ क्रिमिनल अबॉर्शन। और सेप्टिक का ज़्यादा एसोसिएशन जो है वो क्या है, क्रिमिनल के साथ है। साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या है? अनीमिया होता है पेशेंट को, पायरेक्सिया होता है। अनीमिया क्यों हुआ? क्योंकि वो क्रिमिनल के साथ हुआ है, इनकम्प्लीट के साथ हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया। दूसरा पायरेक्सिया है, अब क्योंकि सेप्टिक है तो पायरेक्सिया भी होगा, यानी कि फीवर होगा। दूसरा टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को, ठीक है। टेकिकार्डिया क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट को फीवर है। और इसके अलावा साथ में क्या है कि अनीमिया है। अनीमिया में क्या है कि पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है, तो हार्ट को पता है कि अब पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, तो हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है ताकि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सके। हेडेक क्यों है? क्योंकि फीवर चल रहा है, ठीक है। और दूसरा टेंशन है, स्ट्रेस है पेशेंट को ड्यू टू ब्लड लॉस है, ठीक है। हेडेक होगी। प्रोफ्यूज ऑफेंसिव लोकिया होगा पेशेंट को, ठीक है। बल्कि और टेंडर यूट्रस होगा और पैल्पेशन जॉइंटिस भी हो सकता है ऑफन प्रेजेंट, क्योंकि जब इन्फेक्शन चल रहा है और इसके साथ पेशेंट को जो है वो अनीमिया भी हो रहा है, तो वो पेशेंट का पेल कलर ऑलरेडी हो जाएगा और पेशेंट इन्फेक्शन में भी जा सकता है, यानी कि जॉइंटिस में है। मैनेजमेंट और डायग्नोसिस इसकी क्या है? सर्वाइकल स्वैब इसके लिए लेते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं ताकि रिटेन पीसीज जो है वो उनको असेस किया जा सके। सेप्टिक अबॉर्शन की ट्रीटमेंट क्या है? कि क्या है कि आईवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। इसके अलावा आईवी जो है वो फ्लूइड्स दिए जाते हैं, प्लस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है अगर नीडेड हो तो। एनाल्जेसिया देते हैं, एवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस देते हैं और एंटी डी देते हैं अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। अब
आईवी आईवी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं थर्ड जनरेशन में। दूसरा आईवी फ्लूइड भी देंगे इसमें, आईवी फ्लूइड, ताकि वॉल्यूम को हम इम्प्रूव कर सके, प्लस हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर ज़रूरत है तो दूसरा क्या है कि एनाल्जेसिया देंगे, यानी कि एनाल्जेसिक्स में हमें जो भी देने की ज़रूरत है तो वो हम देंगे। एवैक्यूएशन करेंगे यूट्रस की, प्लस एंटी डी देंगे अगर ज़रूरत है तो। मैनेजमेंट किसी भी टाइप का अगर अबॉर्शन हो तो उसकी मैनेजमेंट क्या है, इसका एम क्या है, सबसे पहले डिटरमिन करेंगे कॉज ऑफ ब्लीडिंग को, ठीक है, क्या कॉज है। दूसरे नंबर पे हम प्रिजर्व करेंगे लाइफ ऑफ मदर को, हमारा एम होना चाहिए कि हम ब्लीडिंग को रोक सकें, हम मदर को जो है वो प्रिजर्व, मदर की लाइफ को प्रिजर्व कर सके, मेंटेन कर सके फीटल लाइफ को, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, अगर बेबी वायबल है, चल सकता है। इंश्योर करना है कंटिन्यू फर्टिलिटी को वेयर पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल है कि फर्टिलिटी चल सकती है, अगर ज़रूरत नहीं है अबॉर्ट करने की तो कोशिश करें कि कंटिन्यू रह जाए फर्टिलिटी, ठीक है, अबॉर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आपने प्रिपेयर करना है पेशेंट को फॉर एंड फैमिली, पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए, फॉर फ्यूचर स्टेबल रिलेशनशिप, ताकि फर्दर जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद उसके फैमिली में रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रहें, क्योंकि अब ये एक स्टिग्मा भी बन जाता है और वो चीज़ जो है वो फिर उस तरीके से दोहराई भी जाती है बार बार कि जो है ना इस तरह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके तो अबॉर्शन होते रहते हैं, स्पेशली जो हैप्चुअल होते हैं और इस तरीके से, तो उन लोगों के लिए वो स्टिग्मा ना हो, ठीक है। महा, हेलो, हाँ जी। तो हमारा एम जो है वो क्या है कि हमने डिटरमिन करना है, एम हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, हमने प्रिपेयर करना है पेशेंट को और प्लस फैमिली को उसके फ्यूचर के लिए, स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, कि फर्दर उसके साथ किस तरह का डील किया जाए कि वो अबॉर्ट ना हो, हमें अबॉर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा इमीडिएट मैनेजमेंट क्या हो सकती है किसी भी टाइप के अबॉर्शन के लिए है कि फुल हिस्ट्री लेनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए जो कि असेंशियल है। दूसरा, असेस करना है साइंस ऑफ शॉक को, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को, ठीक है। दूसरा, ऑब्टेन करना है, आपने क्या करना है, सेव करना है ऑल लॉस्ट ब्लड फॉर डॉक्टर्स इंस्पेक्शन, जितना भी ब्लड लॉस हुआ है आपने डॉक्टर के इंस्पेक्शन के लिए उसको सेव करना है, यानी कि अगर आपने क्लॉट्स वगैरह रिसीव किए हैं ड्यूरिंग डीएमसी या फिर आपने ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर किसी किस्म के भी आपने क्लॉट्स वगैरह रिसीव किए हैं, आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो डॉक्टर जो है वो किडनी ट्रे के अंदर उसको जो है वो इकट्ठा करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, तो वो डॉक्टर ने ऑब्जर्व करना होता है कि उसमें क्लॉट कितने थे और मेम्ब्रेन्स कितनी थी। तो ये चीज़ आपने सेव करनी है। असेस करना है साइंस ऑफ शॉक को, यानी कि पेशेंट की स्किन जो है वो कोल्ड क्लैमी तो नहीं है और पेशेंट का बीपी ड्रॉप तो नहीं करा, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए। दूसरा, वाइटल साइंस वगैरह मॉनिटर करने हैं। फिर आपने सेव करना है, हो गया। अच्छा, कंसल्ट लेनी है जहाँ पे ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है और पेशेंट की जो आपको सिचुएशन लग रही है कि कभी भी पेशेंट शॉक के साथ साथ एक्सपायर हो सकता है या हमें जो है वो टीएच करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं हमारे से पीसीज जो हैं वो रिटेन पीसीज पीसीज नहीं संभाले जा रहे, तो हमें जो है वो उसको टीएच करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में आपने फ़ौरन से कंसल्ट लेनी है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है कि हमें जो है वो इसका टीएच करना पड़ेगा, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, तो आप हमें कंसेंट दें, तो आपको कंसेंट रेडी रखनी चाहिए। आपने आईवी लाइन इंसर्ट करनी है अगर पेशेंट की कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। हालांकि जब भी डीएमसी होती है या अबॉर्शन होता है तो हम आईवी लाइन पहले ही ले लेते हैं क्योंकि हमें फ्लूइड वगैरह, ब्लड वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन जब आपको लगे कि क्रिटिकल कंडीशन है ज़्यादा ही, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम डबल आईवी लगाएंगे।
फिर आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को वार्म रखना है और प्रिपेयर करना है ओटी के लिए, अगर ज़रूरत आपको है, आपको लग रहा है कि भेजना पड़ेगा। दूसरा सबसीक्वेंट अगर आप जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, इसके लिए आपने वल्वुलर टॉयलेट करना है, यानी कि वल्वा जो है उसको अच्छे से क्लीन करना है एवरी 4 आवर्स में फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आपने हर 4 घंटे बाद करना है। आफ्टर थिएटर से आने के बाद अटेंड टू हर पर्सनल हाइजीन, आपने पर्सनल हाइजीन देखते रहना अंटिल शी इज़ एबल टू केयर फॉर हर सेल्फ। जब तक वो अपने लिए खुद नहीं कर सकती तो एज अ नर्स ये आपने केयर प्रोवाइड करनी है। दूसरा हाई प्रोटीन डाइट देनी है पेशेंट को और प्रिस्क्राइब करना है, जो कि डॉक्टर ने जो भी डाइट प्रिस्क्राइब की हो। मेडिकल मैनेजमेंट इसके लिए क्या है, डायग्नोसिस में आप यूरिन एनालिसिस करवाओगे, ब्लड फॉर कंपैटिबिलिटी करवाओगे, ग्रुपिंग करवाओगे, एफबीसी करवाओगे, इसके यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट है आरएच फैक्टर करवाओगे, क्योंकि हमने एंटीडी देना है तो हम पहले से ही हमें उसके आरएच फैक्टर का पता हो। दूसरा अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, एचसीजी करवाएंगे, ठीक है, टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी, हम देखने के लिए कि पेशेंट को है भी या नहीं है, अभी तक रिटेन की हुई है या नहीं, ये चीज़ें। दूसरा इसके अलावा अगर फीटल जो है वो, अगर फीटल हार्ट रेट अगर आपको अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पे फील हो रहा है तो प्रेगनेंसी जो है वो 98% तक जो है वो कंटिन्यू है, प्रेगनेंसी अभी अबॉर्ट नहीं हुआ बेबी। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, आपने सेडेशन देनी है ताकि एंग्जाइटी रिलीव हो सके, एनाल्जेसिया देना है पेन रिलीव करने के लिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने देने हैं एंटीबायोटिक के तौर पे, ठीक है। मैंने इसके लिए देखा ज़्यादा सेफ्टाजीडियम देते हैं या फिर स्फिक्सियम वगैरह, या वो देते हैं सेफ्ट्राक्सोन वगैरह देते हैं इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। इसके अलावा जो है वो एंटी डी देते हैं, गामा ग्लोबुलाइन देते हैं अगर इसी फैक्टर नेगेटिव हो, ऑक्सीटोसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन देंगे टर्मिनेशन के लिए, दूसरा टर्मिनेट कर सके प्रेगनेंसी को, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसकी या एवैक्यूएशन प्रोडक्ट्स जो हैं और कंसेप्शन के उनको रिमूव करने के लिए ऑक्सीटोसिन देंगे पेशेंट को, यानी कि इंड्यूस करवा के जो रिमेनिंग पीसीज हैं उनको जो है वो आउट करने की, डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा सूचर्स जो हैं इसके लिए जो है कुछ लोग श्रोडकार इसको सूचर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैकडोनल्ड सूचर्स कहते हैं या सर्कलाज कहते हैं, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी को सेव कर सके जहाँ पे पॉसिबल हो। ये स्पेशली मैंने आपको याद है कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो मैकडोनल्ड स्टिच या फिर कह लो कि जो है सर्कलाज, ये हम सर्वाइकल सर्कलाज ये हम ज़्यादातर किन पेशेंट्स में करते हैं जिनको हैप्चुअल अबॉर्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट को सर्वाइकल सर्कलाज कर देंगे, यूट्रस की जो सर्विक्स है उसको स्टिच करके अच्छे से क्लोज कर दिया जाता है ताकि वो यूट्रस जो है वो रूटीन में हैप्चुअल हो चुकी हुई है कि जैसे ही 3 मंथ से ऊपर होते हैं वो अबॉर्ट कर देती है, डिलीवर कर देती है बेबी को, अपना मुंह खोल देती है ओस यानी कि। तो हमने क्या करना है कि हमने जो सर्विक्स है उसी को ही स्टिच के साथ क्लोज कर देना है ताकि वो अबॉर्ट ना करे, ठीक है। इसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम डायग्नोसिस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीपी का पता होगा, आप थर्ड ईयर में आगे, हाँ, थ्रेटेंड अबॉर्शन में भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप लोग सेकेंड ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर में एनसीपी पढ़ा होगा, नर्सिंग केयर प्लान्स आपको पता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है आपने बनाई है, आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस आप अबॉर्शन पे बनाओ, क्या बनाएगी, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है। पेशेंट जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पे है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो सही तरीके से खा पी भी नहीं रहा और ब्लड लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसके डायग्नोज बनाएंगे कि ये रिस्क पे है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के रिलेटेड टू मैटरनल ब्लीडिंग है, ठीक है। मैटरनल ब्लीड कर रहा है तो इसे क्या होगा, इसका एविडेंस क्या है, डिजीनेस है और पेलर कलर है, ठीक है। इंटरवेंशंस क्या हैं इसमें, रिपोर्ट करेंगे पेशेंट टेकिकार्डिया की, हाइपोटेंशन की, डायफ्रोसिस की यानी कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, पेलर है, इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को हैमरेज है और शॉक है। ब्लड ड्रॉ करेंगे टाइप के लिए और स्क्रीनिंग के लिए जो पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम ब्लड ट्रांसमिशन कर सकें, ट्रांसफ्यूजन कर सकें। दूसरा इस्टेब्लिश करेंगे और मेंटेन करेंगे आईवी लाइन को, लार्ज बोर की आईवी लाइन हम इसके लिए यूज़ करेंगे ताकि ट्रांसफ्यूजन में हमें प्रॉब्लम ना हो, अगर हमें ब्लड को या फ्लूइड को रश करना पड़े तो हम इजीली कर सकें, ठीक है। दूसरा एक और डायग्नोज है इसके लिए, नर्सिंग डायग्नोसिस एक और बनाई हुई है, मतलब कि इसके ऊपर मल्टीपल जो है वो एनसीपी बनाए गए हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एंटिसिपेटरी है, ग्रीविंग, एंटिसिपेटरी ग्रीविंग है, पेशेंट को ग्रीफ एंड लॉस से रिलेटेड ये बनी हुई है कि पेशेंट जो है वो मेंटली थोड़ा सा अपसेट हो गया है, कि पेशेंट एंटिसिपेट कर रहा है, पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है ग्रीविंग से, यानी कि उसका बेबी जो है, उसका बेबी लॉस हुआ है बेबी का, और हो सकता है वो उसका जो है वो
क्या कह सकते हैं, बहुत प्रीशियस बेबी है और बहुत देर बाद उसको उसने वो कंसीव किया और वो भी अबॉर्ट हो गया, तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है पेशेंट, तो एंटिसिपेट कर रहा है ग्रीविंग को। क्या है, रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो एज एविडेंस बाय, या कॉज ऑफ अबॉर्शन है एज एविडेंस बाय पेशेंट, एज एविडेंस बाय पेशेंट इज एजिटेटेड या इरिटेटेड है या कंफ्यूज्ड है। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन इसकी क्या है, आप असेस करोगे रिएक्शन ऑफ पेशेंट को और सपोर्ट सपोर्ट करोगे पर्सन को और प्रोवाइड करोगे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट स्टेटस एज नीडेड है। आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आप बताओगे आपने परेशान नहीं होना, अगर आपका ये बेबी अगर इस तरह से जो भी हुआ इसमें खुदा की मर्जी थी, इंसान का कोई कसूर नहीं है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, आप रिलैक्स हो जाओ, पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, दोबारा बेबी हो जाएगा, अच्छी सी डाइट लो और कंप्रोमाइज़ करो, खुदा की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता, हम इस तरह के 2-4 लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो डिस्कस करें, टू डिस्कस फीलिंग्स अबाउट द लॉस ऑफ द बेबी। जब पेशेंट अपने बारे में बताएगा, अपने लॉस के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, तो एक तो वो वर्बलाइज करेगा अपनी फीलिंग्स को, तो वो उससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो अपना थोड़ा सा उसका स्ट्रेस जो है वो कम होगा, अगर वो वर्बलाइज करेगा तो, और बोलेगा इस चीज़ को जब अपने लफ्ज़ों में ज़ुबान पे लाएगा, तो इंक्लूड इफेक्ट्स एंड रिलेशन विद द फादर। ठीक है, अब क्या होगा कि लॉस ऑफ द बेबी जो हुआ उसके बारे में वर्बलाइज करे, इफेक्ट्स ऑन रिलेशनशिप के बारे में बताए कि उसके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अब कैसे होंगे, उसका मियाँ उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। दूसरा, डू नॉट मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, आपने मिनिमाइज नहीं करना लॉस को बाय फोकसिंग ऑन फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग। ठीक है, आपने जो है वो लॉस जो है उसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर देना, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपका अगला फोकस जो है वो चाइल्ड बेयरिंग पे ही हो कि अब मैं जल्दी से अगले बच्चे की तैयारी कर लूँ, आपने अपने ऊपर फोकस करना है। रैदर एक्नॉलेज द लॉस एंड अलाउ ग्रीविंग। आपने क्या करना है कि आपने ये नहीं उसको पुश करना कि बस अब आप अगले बेबी की तैयारी करो, अब आप सोचो ना इस बारे में और ये वो, आपने जो उसका लॉस हुआ है उस पर भी फोकस रखना है और उसको बताना है कि इसमें ये जो आपका बेबी का लॉस हुआ है, जो अबॉर्ट हुआ है, इसके रीज़न्स क्या हैं, फर्दर आपको क्या करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से खुद को प्रिवेंट कर सकते हो फर्दर, अपनी डाइट अच्छी करके, अपनी कंडीशन को बेहतर करके। प्रोवाइडिंग टाइम अलोन फॉर द कपल टू डिस्कस देयर फीलिंग्स। हमें जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है नर्सिंग इंटरवेंशंस में, आप पेशेंट को अपने जो है उसके हस्बैंड के साथ रहने का टाइम दो, उसकी फैमिली के साथ रहने का टाइम दो, कपल के साथ रहने का टाइम दो, ताकि वो अपने लॉस को डिस्कस कर सके और फ्यूचर का प्लान कर सके और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है, नर्सिंग डायग्नोसिस एक और एनसीपी है कि पेशेंट क्या है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है। ठीक है, रिलेटेड टू डायलेटरी सर्विक्स है और ओपन यूट्राइन वेसल है, एज एविडेंस बाय फीवर 102 है और शिवरिंग के साथ है। नर्सिंग इंटरवेंशन इसकी क्या है, अवेल्यूएट करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, 4 आवरली इफ़ नॉर्मल, फिर उसके बाद है एवरी 2 आवरली इफ़ एलिवेटेड, फिर उसके बाद है वेजाइनल ड्रेनेज को चेक करेंगे ताकि चेक फॉर इंक्रीज अमाउंट एंड अडोर विच में इंडिकेट इन्फेक्शन। ठीक है, जो उसको पीवी डिस्चार्ज होगा उससे पता लग जाएगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं। फिर इसके अलावा इंस्ट्रक्ट करेंगे और इंकरेज करेंगे पेरिनियल केयर के लिए, इच यूरिनेशन पे और डेफिकेशन पे टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट पेन है। ठीक है, अगला है एक्यूट पेन है रिलेटेड टू यूट्राइन क्रैम्पिंग है और पॉसिबल प्रोसीजर है एज एविडेंस बाय पेन ऑन पेन स्केल 9/10 और 8/10। ठीक है, nursing intervention है, instruct patient on the cause of pain to decrease anxiety, instruct and encourage the use of the relaxation techniques to augment analgesics है, administer pain medication as needed and as prescribed है। ठीक है, ये सारे एनसीपी है, फर्दर आप इसे खुद भी देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन सेप्टिसीमिया पेशेंट को हो जाएगा और हैमरेज है। और यूट्राइन इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब पेशेंट जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए पेशेंट के जो पीसीज हैं वो अगर रिटेन रहते हैं, रिमूव नहीं होते और पेशेंट का ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जैसे कि हैमरेज होता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस सेप्टिसीमिया के भी ज़्यादा हैं। डिसएमिनेटेड यानी कि डीआईसी भी होगा। इन मिस्ड अबॉर्शन इनफर्टिलिटी हमने उस दिन भी देखा था कि डीआईसी की वजह से भी मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। दूसरा शॉक है,
पेशेंट शॉक में भी जा सकता है एक्सेसिव लॉस की वजह से, या सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है अगर सेप्टिसीमिया ज़्यादा हो जाए, रीनल फेलियर में भी जा सकता है। इसके अलावा हाई डेडिटी हाई डे टी डी फॉर्म मॉल भी हो सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है, प्लस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पेशेंट को हो सकती हैं ड्यू टू अबॉर्शन। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज़? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो आप डिस्कस करना चाहते हो, या क्वेश्चन आप रेज करना चाहते हो? जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, समझ आ गई सबको? मैंने आपको साथ पिछला लेक्चर भी सारा रिवाइज कर दिया था ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए अच्छे से। पेन है? हाँ जी बच्चों। कोई बात जो नहीं समझ आई, जो आप पूछना चाहते हैं? मैं बता देती हूँ। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या है ये हाइडेडिटी फॉर्म मॉल? क्या है? ये ट्यूमर है जो कि बन जाता है यूट्रस के अंदर एज अ मैस ऑफ अ सिस्ट। ठीक है, मैस ऑफ सिस्ट की तरह का ये एक ट्यूमर बन जाता है जो कि रिजेंबल करता है बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जैसे गुच्छे बन जाते हैं, छोटे छोटे से ग्रेप्स बन जाते हैं, और ये जो मॉल्स होते हैं ये अक्कर होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स के अंदर लोगों को ये डेवलप हो जाते हैं, होते ये यूट्रस के अंदर है, एंड दे डू नॉट स्प्रेड आउटसाइड द यूट्रस, लेकिन ये यूट्रस से बाहर नहीं आते। हाउ मेलिग्नेंसी कॉल्ड, ये मेलिग्नेंसी भी ये करवा सकते हैं, और इसे कोरियो कार्सिनोमा भी कहते हैं, और ये स्टार्ट भी करवा सकता है कोरियो कार्सिनोमा टाइप का भी करवा सकते हैं हाइडिटी फॉर्म मॉल से कन्वर्ट होकर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फर्दर जो है ये कन्वर्ट होके जो है ये क्या करवाते हैं, कैंसर करवाता है। इसी तरह जो है वो यूट्रस के कैंसर होते हैं। आप लोग रिवाइज कर लो। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, आयशा रजाक का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया?
हाँ जी आयशा। कितने लोग प्रेजेंट हो आप? आपकी सीआर कौन है? फौजिया, मरियम, शमा, मैमूना, मारिया, रुहेल, आयशा, इरम, फातिमा, सुंदस, मारिया। 32 प्रेजेंट है। यहाँ पे तो सिर्फ आपके 26 आ रहे हैं। चलो आप लोग अभी ब्रेक कर लो छोटी सी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगला घंटा मेरा ही है। इसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का।
ठीक है, अभी मैं लेक्चर को एंड कर रही हूँ, 10 मिनट के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।